फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स देखिए, आज मैं जो आपके सामने लेक्चर लेकर आई हूँ वो है फिजिक्स का। और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को देख रहे थे और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सारे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे चैनल के बारे में मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि ये जो चैनल है फ्रेंड्स, इस पर मैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराती हूँ, चाहे वो जो है आपका केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपी हो, एलटी ग्रेड हो एंड DSSB के एग्ज़ाम्स। और DSSB के एग्ज़ाम्स जो है होने वाले हैं, और जो उसका नोटिफिकेशन जब से आया है फ्रेंड्स, और उसके जितने भी जो आपका 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका पार्ट जो ए है और बी है, पूरा मतलब क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग उसको देख सकते हैं और उससे हेल्प ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, बायोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आप जा करके चैनल पे देखिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आपको जो है टाइम टाइम पे आपकी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहेंगी। और जो भी आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो भी आपका MCQs है केमिस्ट्री का, वो भी अपलोड किया गया है। और फिज़िक्स का भी मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज क्या है। तो देखिए, आज फ्रेंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है फ्रेंड, देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट जो है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें हम लोगों ने आपका ओम्स लॉ पढ़ा था बहुत अच्छे से, और ओम्स लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े थे, रजिस्टर्स पढ़े थे जो कि सीरीज़ में अप्लाई किए गए हैं और पैरेलल में अप्लाई किए गए थे, प्लस उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं। अब देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि बैटरी और सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम लोगों को मालूम है कि कोई भी बैटरी या तो फिर सेल जो होती है वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसका एक सोर्स होता है। ठीक है। और जो केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स to flow the currents through a resistor or a system of resistors connected to the battery। अब होता क्या है फ्रेंड, जब आप बैटरी लेते हैं तो उसमें मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बैटरी कहलाता है। तो जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड, या बैटरी जो होती है उसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ओके। और जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो क्या कॉज करती हैं, वो बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस कॉज करती हैं। और होता क्या है फिर, उस इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, और इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है और फ्लो जो करंट होती है उसका प्रवाह होता है किससे, रजिस्टर से या तो फिर सिस्टम ऑफ रजिस्टर से जो कि बैटरी से कनेक्टेड होता है। नाउ अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो आप देखिए कि एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म इफ़ यूज कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फ़ैन को आप बहुत देर तक यूज़ करते हैं, जैसे कि आप किसी टेबल फ़ैन को जिसको आप टच कर सकते हैं उस पर आप पता लगा सकते हैं, या तो फिर जो है आप कोई भी फ़ैन लीजिए उसको जो है आप बहुत देर तक चलाइए, फिर टच करेंगे तो देखेंगे कि वो गर्म हो जाता है। ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड, इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है। और कह रहे हैं कि अगर जो है जो बैटरी है वो रजिस्टर से कनेक्टेड है केवल, तो जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या होता है, जो एनर्जी का सोर्स है, जो एनर्जी है वो डिसिपेटेड हो जाती है, उसका क्षय होता है। ठीक है। और वो हीट के फॉर्म में, यानी कि ऊर्जा के फॉर्म में, ऊष्मा के फॉर्म में, यानी कि उसका क्षय हो जाता है, डिसिपेट हो जाती है। तभी तो वो ऊष्मा जो आपके बाहर आती है उसी से तो आपको गर्म फील होता है जब आप टच करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड, दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, करंट का हीटिंग इफेक्ट। जब आपको हीट ही नहीं पता चलेगी, जब आपको गर्म नहीं पता चलेगा तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये हीट हो रहा है, हीटअप हो रहा है या गर्म हो रहा है, ऊष्मा का क्षय हो रहा है। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है फ्रेंड्स, इस इफ़ेक्ट का बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसका जो है इलेक्ट्रिक हीटर है और इलेक्ट्रिक आयरन है, इसमें इस इफ़ेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो इस पे क्वेश्चन फ्रेंड आता है, ये इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। उसमें आपके पास ऑप्शन दे दिया जाता है और उस ऑप्शन में आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना रहता है। तो देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक हीटर है और आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, ये सारी चीज़ें इसी पर बेस्ड हैं।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनाई जाएगी। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है उसमें देख लेते हैं। इसमें ये है कि जो करंट है हमारे पास वो आई है और वो एक रेजिस्टर आर है उसके थ्रू बह रही है। अब कह रहे हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है और जो टाइम है वो टी लिया गया है और चार्ज क्यू है। तो जो है टाइम टी तक एक कोई चार्ज है वो क्यू वो फ्लो हो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो वर्क डन होगा तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी। अब जो आपका वर्क डन होगा, ठीक है, क्यू चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस वी के थ्रू मूव करने में, ले जाने में जो आपका वर्क डन होगा उसको आप लोग कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे वी क्यू। यानी कि आप डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू लिख सकते हैं या तो फिर वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू भी लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे जो सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी। कह रहे हैं ये जो सोर्स है उसको टाइम टी में वी क्यू के बराबर की जो एनर्जी है वो सप्लाई करना चाहिए। तो पावर जो होगी, पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्सेज। अब पावर पे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो पावर का फार्मूला आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है। पावर पी इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू वी आई। ओके, तो वी क्यू को अगर हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं तो डब्ल्यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं फ्रेंड। ओके, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं और क्यू अपॉन टी को यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं। ओके, तो क्यू अपॉन टी जो है उसको आई भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, इसीलिए इन्होंने इसको आई से रिप्लेस कर दिया है क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ये हमने पहले ही बात कर रखी है। अब यहाँ पे देखिए, और फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पहले के भी लेक्चर ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये जो मेरे इस पे इलेक्ट्रिसिटी पे लेक्चर बनने हैं ये 3rd लेक्चर है और आज जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप तीनों देखिएगा, आपको बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही प्रिसाइजली बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और फार्मूलाज और न्यूमेरिकल्स पता चल जाएंगे। ओके चलिए, और द एनर्जी सप्लाइड टू दी सर्किट बाय सोर्स इन टाइम टी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एनर्जी सप्लाई जो कर रहे हैं वो टाइम टी में वो कितनी कर रहे हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, पी इंटू टी यानी पी क्रॉस टी, दैट इज़ वी आई टी। ठीक है, यानी कि पी इज इक्वल टू वी आई टी ऐसे भी लिख रहे हैं ये। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब होता क्या है, ये कहा जा रहा है कि जो एनर्जी है, ओके, उसको अगर सोर्स के द्वारा बढ़ा दिया जाए, एक्सपेंड कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर क्या होगा, तो ये जो एनर्जी होगी क्या होगी फ्रेंड, वो जो है वो हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में बाहर निकलेगी, डिसिपेट हो जाएगी, ओके, रजिस्टर में। तो यही कह रहे हैं कि दिस एनर्जी गेट्स डेसिपेटेड इन द रजिस्टर एज हीट। तो अब यहाँ पे ये है फ्रेंड, अगर करंट स्टीडी है, ठीक है, वैरी नहीं कर रही है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एच प्रोड्यूस होगी टी टाइम में वो क्या होगी, एच इज इक्वल टू वी आई टी। तो आपको ऊपर का फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एच इज इक्वल टू वी आई टी बिल्कुल याद रखना है फ्रेंड। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल इसी चीज़ का एप्लीकेशन बता दिया है कि हमारे पास क्या है, एक स्टीडी करंट है, प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट में वो बह रही है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था सर्किट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ये एमीटर है और ये एमीटर को क्या कहते हैं, सर्किट में हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं फ्रेंड। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि एमीटर को सीरीज़ में फिक्स करते हैं या फिर पैरेलल में। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मीटर लगा हुआ है, उसके बाद ये आपकी सेल है, ये की है, ये यहाँ पे एक रजिस्टर है और रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे फ्रेंड देख लीजिए, यहाँ पे जब ओम्स लॉ को अप्लाई किया इन्होंने, तो ओम्स लॉ को अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ गया। ओके, ओम्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई किया गया है और ओम्स लॉ में क्या था, V इक्वल टू आई आर था, या तो फिर R के फॉर्म में लिखा गया है तो R इक्वल टू V अपॉन आई था, यही तो था ओम्स लॉ हमारे पास। तो चलिए इसी को अप्लाई कर दिया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सॉरी। और इसमें होता क्या है, जो हीट प्रोड्यूस होती है रजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। ये देखिए आपको यहीं पे पता चल जा रहा है,
ठीक है। जो हीट है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है। और दूसरा पॉइंट जो है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। और ये जो हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होगा किसी भी करंट के, दी गई करंट के लिए। और जो थर्ड वाला है ये क्या है, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर। और ये जो एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के भी। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू अ नोन वोल्टेज सोर्स। जैसे कि मान लीजिए घर में अगर बात करें तो हमें नॉन वोल्टेज सोर्स हमारा पता है कि 220 वोल्ट पे सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होगा कि किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर नॉन वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया है एंड इज़ यूज्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू इट यूजिंग द रिलेशन, कौन सा यूज़ करेंगे, I इक्वल टू V अपॉन R। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है फ्रेंड, एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो एग्जाम्पल में है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वॉट। अब व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट व्हेन हीटिंग इज़ एट द मिनिमम। जब मिनिमम पे जब गर्म किया जाता है तो 360 वॉट लेता है, और जब मैक्सिमम पे गर्म करते हैं तो 840 यानी 840 वॉट ले रहा है। वोल्टेज यहाँ पे 220 वोल्ट है। वॉट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। अब कह रहे हैं हर एक केस में करंट और रेजिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों ही केस की स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारे पास देखिए यहाँ पे पार है, ठीक है, पार है। अब यहाँ पे देखिए चूँकि वही जो पार होती है उसको हम लोग वॉट में एक्सप्रेस करते हैं, P इक्वल टू वी आई है। तो यहाँ पे चूँकि करंट पूछा गया है तो I इक्वल टू पी अपॉन वी भी आप लिख सकते हैं। तो जब इसको मैक्सिमम रेट पे हीट करेंगे उस केस में करंट यहाँ पे देख लेते हैं तो 840 वॉट है यानी P हमारा है, और 220 वोल्ट V है, तो 3.82 एम्पियर आ चुका है। अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन किया, और यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज R इक्वल टू V अपॉन I, तो V यहाँ पे ये है, करंट हमें पता चल चुकी है, तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस भी निकल चुका है। फिर यहाँ पे देखिए बी केस में क्या है, व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट। और जब मिनिमम रेट पे हीट करते हैं फ्रेंड तो यहाँ पे जो हमारे पास पार थी वो 360 थी, और वोल्ट जो है वो 220 है, तो यहाँ पे 1.64 आएगा जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे। तो करंट हमारे पास आ चुकी है 1.64 एम्पियर। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो है V अपॉन आई का आप यूज़ करेंगे, और 220 वोल्ट और 1.64 जो एम्पियर की करंट आई है, तो उसके बाद आपका जो रेजिस्टेंस आएगा वो 134.15 ओम आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको समझ लीजिए, इसको कैसे करना है। देखिए 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। कह रहे हैं कि हर एक सेकेंड में 4 ओम रेजिस्टेंस में जो है 100 जूल की हीट वो प्रोड्यूस हो रही है। फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स। अब यहाँ पे V पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर्स के अक्रॉस कितना होगा वो पूछा गया है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड जो H है वो 100 दे रखा है, R रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम है, T 1 सेकेंड है, V की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या निकाल नहीं लेंगे, अब निकाल लेंगे, बहुत ईजी से निकाल लेंगे। वी हैव द करंट थ्रू द रजिस्टर एज, अब I इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट H अपॉन, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो पहले हमारे पास फॉर्मूला था वो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT था, ठीक है। तो यहाँ पे जब I आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT था, तो जब यहाँ पे आपको फ्रेंड जब I निकालना है तो ये अंडर रूट में वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो ये H अपॉन RT तो ऐसे ही हो जाएगा, और ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, I इज इक्वल टू H अंडर रूट H अपॉन RT हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, तो ये अंडर रूट में हो गया है। और आपको हीट पता ही है 100 जूल दे रखी, जूल आप कब यूनिट से भी जान जाओगे कि क्या चीज़ दे रखी है। तो जूल जो है वो हीट की यूनिट है या वर्क डन की भी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 100 हो गया, और R रेजिस्टेंस जो है आपका वो 4 ओम हो चुका है, एंड जो है आपका टाइम है वो 1 सेकेंड है। तो जो करंट है आपने निकाल लिया 5 एम्पियर। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो क्या हो गया, V हो गया। तो V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। अब यहाँ पे I है हमारे पास 5 एम्पियर, एंड जो अभी आपने निकाली है, और रेजिस्टेंस तो दे रखा था 4 ओम का,
यहाँ पे 4 5 ज़ा 20 होता है, तो 20 वोल्ट आपका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं फ्रेंड आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। ठीक है, ये इसी पे बेस्ड है कि जो है आपका ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट का जो एप्लीकेशन है, हीटिंग इफेक्ट है, उसी पे बेस्ड है। क्योंकि हमने एग्जाम्पल में बताया था कि जो हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है वो क्या है, हीटर है और आयरन है, ये दोनों जो आपके मेंशन है उनके बारे में बताया था। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत इजी है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम आर दे रखा है। यहाँ पे टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर आई भी दे रखा है। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड और टी भी दे रखा है। ठीक है, टी भी दे रखा है। तो अब यहाँ पे एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से आप निकाल लेंगे क्या, हीट निकाल लेंगे। नाउ अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे हैं हीटिंग इफेक्ट के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक करंट के। ओके, तो न्यूमेरिकल के साथ साथ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में फ्रेंड, जो भी आप एग्जाम देंगे। ठीक है, चाहे आप DSSB के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें जो साइंस का पोर्शन हो, या तो फिर आपके स्टेट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपका जो TGT होता है, TGT साइंस होता है। ओके, तो उसमें चाहे KVS में जो TGT साइंस है उसमें भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं। इवन PRT में भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, KVS के PRT में, और NVS में आपका जो TGT में क्वेश्चन आता है साइंस का, सबके लिए फ्रेंड। क्योंकि ये जो मैंने स्टैंडर्ड जो आपका ले रखा है यहाँ पे NCERT और CBSE का, वो सबके लिए फॉलो होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत सारे केसेस में क्या क्या होता है। यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूज़फुल एप्लीकेशन। अब इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन जो होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है जिसे आप लोग सैंडविच मेकर भी कहते हैं, टोस्टिंग करते हैं ब्रेड की, इलेक्ट्रिक अवन जो होता है घरों में जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बेकिंग की चीज़ें बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक केटल जो होती है जो पानी गर्म करने के लिए यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, हीटर तो आप लोग जानते हैं घरों में खाना बनाने के लिए भी यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है कहीं कहीं पे। नाउ ये सारी फैमिलियर डिवाइसेस हैं जो किस पे बेस्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, किस पे बेस्ड है, ये जूल हीटिंग पे बेस्ड है। ओके, तो इसका एप्लीकेशन है जूल्स हीटिंग का एप्लीकेशन है इसमें। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, अब जो है जो लाइट होती, जो बल्ब से जो लाइट आती है, पहले आप लोग बल्ब यूज़ करते थे, सब घरों में पहले बल्ब यूज़ होता था, अब तो एलईडी यूज़ होने लगी है। एलईडी के पहले CFLs आते थे। तो अब यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो कहाँ पे यूज़ होती है, यूज़ टू प्रोड्यूस लाइट। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब के शेप का होता था, और जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, फिलामेंट जो है एज रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज इट पॉसिबल। जितना ज़्यादा हीट होती है उतना ही ज़्यादा ये इसको रिटेन कर सकता है। ठीक है, बट क्या होता है इसमें कि सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट एंड एमिट्स लाइट। क्यों करता है ऐसा, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा आपका जो है हॉट हो सके और लाइट को एमिट कर सके। और बल्ब्स में पहले टंगस्टन के फिलामेंट यूज़ होते थे, आपको पता ही है। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, ये मेल्ट नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तब भी ये मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे है क्या कि जो स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं जिसमें मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे कि टंगस्टन, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए फ्रेंड्स 3380 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसीलिए बल्ब में यूज़ होता है। ओके, यूज़ फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। नाउ अब जो फिलामेंट होता है ये क्या होता है, ये और कैसा होना चाहिए, थर्मली आइसोलेटेड होना चाहिए, और जो है इंसुलेटिंग सपोर्ट करना चाहिए। जो बल्ब होते हैं वो किस, अब देखिए ये क्वेश्चन जनरल साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपसे बताया ना कि आपके जो कोर साइंस है उसके भी क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, और जनरल साइंस के। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ कि द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेज। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आ चुका है, जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन में एग्ज़ाम्स में, कि जो है बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी होती है जो केमिकली इनएक्टिव होता है। तो नाइट्रोजन है और आर्गन है। ओके, ये होती है, और बहुत इसकी लाइफ, जो फिलामेंट की लाइफ होती है ये मेंटेन रहती है इन गैसेस की वजह से, कोई हार्म नहीं पहुंचाती है। और जो पावर कंज्यूम होती है फिलामेंट से वो हीट के रूप में आपको दिखाई देती है। बल्ब को जब भी आप टच करोगे तो आप देखिएगा आपका हाथ जल जाएगा, मतलब बहुत गर्म होता है। अगर वो जलने बहुत देर तक से जल रहा हो और आप उसको टच करेंगे तो आपको टच फील होगा, हॉट है बहुत ज़्यादा। बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड, और इसका कुछ
जो थोड़ा सा पार्ट है वो लाइट के रूप में आपको रेडिएशन दिखाई देती है। फिर है उसके बाद जो कॉमन एप्लीकेशन है जूल्स हीटिंग इफेक्ट का, वो क्या होता है, जूल्स हीटिंग जो होती है वो फ्यूज़ इज़ द फ्यूज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। किस लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो सर्किट होता है वो बचा रहता है, प्रोटेक्ट, जब आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो वो उसको बचाता है, उड़ नहीं जाती है पूरे घर की लाइट। फिर क्या होती है, एंड अप्लायंसेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनडूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही ज़्यादा अचानक से अगर कभी पावर सप्लाई से बहुत ज़्यादा अचानक से सडनली इलेक्ट्रिक करंट बहुत हाई हो गई तो ये फ्यूज़ होने के से बचाता है। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज़ होता है क्या है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्यूज़ इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। की फ्यूज़ को जो है सर्किट में किस तरीके से प्लेस किया जाता है, पैरेलल प्लेस किया जाता है या तो फिर सीरीज़ में लगाया जाता है। नाउ उसके बाद इसमें क्या होता है, अब इसमें एक पीस ऑफ वायर होता है जो मेटल या फिर किसी एलॉय का बना होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अप्रोप्रिएट रखा जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर, आयरन, लेड, ठीक है, ये सब का होता है। अब होता क्या है, जो करंट जो होती है वो स्पेसिफाइड वैल्यू से, यानी कि जितनी जितनी स्पेसिफिक वैल्यू है, जितनी बताई गई है उससे ज़्यादा अगर आ जाती है, ठीक है, सर्किट में फ्लो हो जाती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर हो जाता है फ्यूज़ का, तो जो टेम्परेचर होता है फ्यूज़ का वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। नाउ अब दिस मेल्ट्स द फ्यूज़ वायर। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो फ्यूज़ का वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक कर जाता है। अब जो फ्यूज़ वायर होता है वो क्या होता है, वो जो है किसी कार्ट्रिज में, जैसे पोर्सिलीन है या फिर उसी के जैसा कोई मटेरियल जो होता है उसमें रहता है। फ्रेंड्स पुराने मतलब कि पहले के टाइम पे, आज से कुछ साल पहले आपने देखा होगा जो घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते थे, बोर्ड्स जो होते थे, उसमें आपको ये पोर्सिलीन वाले जो है ये फ्यूज़ आपको दिखाई देते थे। अभी भी हैं काफ़ी जगहों पे, मेन जो सप्लाई होती है वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन अब जो है एक MCBs नाम से आती हैं डिवाइसेस, जो MCBs की बटन्स होती हैं, वो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो MCB डाउन हो जाती है, ठीक है। थोड़ी देर बाद जो है जब आपका लोड कम हो जाता है तो MCB जो है वो ऊपर उठा दी जाती है तो वो लाइट्स नॉर्मल हो जाती हैं। तो चलिए अब यहाँ पे क्या है, द फ्यूज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज आर रेटेड 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, ऐसे रेटेड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, मान लीजिए कि वो उसने अगर 1 किलोवाट 1 kW इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम की और वो 220 वोल्ट पे चल रहा है, जैसे घरों में सप्लाई होती है, तो जो करंट होती है, करंट ऑफ 1000, यानी कि 1 किलोवाट है ना, तो वाट को हम लोग जब किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 लिखेंगे अपॉन 220 एम्पियर, दैट इज़ 4.54 एम्पियर विल फ्लो इन दी करंट। ये इन्होंने एक एग्जांपल दे करके बताया कि कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, अगर वो 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिक पावर को जो है वो कंज्यूम कर रहा है और 220 वोल्ट पे ऑपरेटेड है, तो जो करंट होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4.54 एम्पियर। ओके, इन दिस केस द 5 एम्पियर फ्यूज़ मस्ट बी यूज। तो अब देखिए इन्होंने समझाने के लिए कहा है कि 4.54 है, तो इसके लिए इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपका एम्पियर का, जैसे कि 5 एम्पियर का जो फ्यूज़ है वो यूज होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें अचानक से अगर 5 एम्पियर से थोड़ी सी, मान लीजिए कि 4.59 तक पहुंच जाए, 58 तक पहुंच जाए अगर, तो फिर ये फ्यूज़ जो है वो उसे बचा सके। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिक पावर पे क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज़